काटने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कोई, जैसे अभी आपने नीतीश और लालू को सुना कि वो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, और अंदर खाने से, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बात ये सामने आ रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस वो चाहता है कि अपना समर्थित प्रत्याशी हो। नरेंद्र मोदी उदारवादी छवि को आगे रखते हुए उसे रखने के लिए वो चाहते हैं किसी ऐसे चेहरे को सामने लाया जाए जिस पर सबकी सहमति बन सके। तो ये चुनौती जो सामने है पार्टी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने, इससे कैसे पार पा पाएंगे? देखिए योगेंद्र जी, मैं आपकी बात को उसमें कराऊंगा। सबसे पहले तो चुनाव है राष्ट्रपति का, यानी कि राष्ट्र के सर्वोपरि व्यक्ति का, ठीक है ना। अब दूसरी बात आपको अभी आपने कहा कि धर्मनिरपेक्ष, तो सब चाहते हैं। अब बात आपने बीच में कई बार आपने एक शब्द का जिक्र किया हमारे संगठन का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आपने अंदर खाना और ये सब बातें आपने कही। मुझे नहीं पता कि अंदर खाने से आपका अभिप्राय क्या है, लेकिन मैं कहना चाहूँ उसका नाम भी क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव है और राष्ट्रपति की अवधारणा भी धर्मनिरपेक्ष, आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक। मेरा आशय ये है, मैं आपको बता दूं आलोक जी, कि यार ये पुख्ता जानकारी मैं कह सकता हूं, कई बार समाचार पत्रों में कई बार इस बात का उल्लेख हो चुका है कि आरएसएस चाहता है कि उनकी पृष्ठभूमि का व्यक्ति को राष्ट्रपति बने, और जब वो चेहरा सामने आएगा तो जरूरी नहीं कि प्रतिपक्ष से सहमति बना सके, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहेगा कि चेहरा कौन होगा, चेहरा कैसा होगा, उसी पर सहमति बन सकती है। युगन जी, मैं तो इतना कहना चाहूंगा आपसे कि जिस भी व्यक्ति में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना है, आप उसको कह सकते हो कि उसकी नहीं है, लेकिन उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक की भी मूल भावना क्या है कि भारत के प्रति समर्पण। तो किसी भी व्यक्ति में जरूरी नहीं है कि वो सदस्य होगा, नहीं आपने कोई पेपर पे सदस्यता ले रखे, उस भावना से जुड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक की भावना एक ही है, भारत के प्रति समर्पण, भारत का सम्मान, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को तो सभी लाना चाहेंगे ना, कौन मना करेगा? आप मुझे बताइए कि जो भारत के प्रति समर्पित व्यक्ति को देश के सर्वोपरि व्यक्ति पद के लिए नहीं लाना चाहेगा? तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि यहाँ कोई विवाद नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कि नहीं संघ में का दबाव है, ये सब बातें बनाई जा रही हैं। यहाँ कोई कहीं दबाव नहीं है। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि 23 को आप देख लेंगे कि जिस व्यक्ति का नाम आएगा उस नाम के बाद में ये सब बातें नकारा हो जाएंगी कि ये दबाव था और ऐसा था। यहाँ कोई दबाव नहीं है। जो भी देश हित के लिए व्यक्ति का चयन होगा वो आप देखिए कि जनता खुद मानेगी कि भाई किस व्यक्ति का। अब्दुल कलाम जी का जब चयन हुआ था तब भी यही बात सामने आई थी, और अभी भी आपके सामने आएगी कि वाकई में एक निष्ठावान व्यक्ति जो देश के लिए काम करेगा उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। वो कोई भी हो सकता है, कहीं कोई भी आए, लेकिन राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्ति आएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। चलिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, राष्ट्र के प्रति समर्पित तो हर देश का नागरिक है, हर एक आम नागरिक है, वो देश के प्रति उसका समर्पण है। स्वयंसेवक संघ नाम ही उसका स्वयंसेवक संघ बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं, लेकिन अब ये तो कोई पैरामीटर है नहीं ना कि किसी के अंदर, किसके जहन में, किसके दिल में भारत के प्रति कितना दर्द है, भारत के प्रति कितना लगाव है। मेरे तो यही मानना है कि आम हिंदुस्तानी कोई भी हो, वो भारत माता की गोद में बैठा हुआ है और उससे उस माँ के आंचल से उतना ही प्यार है जिसका किसी भी एक व्यक्ति को हो सकता है। तो ये आपने कहा कि आरएसएस भी नाम से, आप देखिए नाम का इश्यू नहीं है, और हम इसमें कोई संदेह भी नहीं कर रहा कि आरएसएस के लोगों को ज्यादा राष्ट्र प्रेम है, कांग्रेस के लोगों को कम है। राष्ट्र प्रेम की अवधारणा थोड़ी अलग हो सकती है कि वर्तमान में जो चर्चाएं होती हैं वो, और धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवाद दो मुझे ऐसे लगते हैं कि ऐसे एजेंडे और चेहरे बना करके रख दे। एक आम हिंदुस्तानी तो राष्ट्र प्रेम को यह समझता है कि जो भारत माता से प्रेम करता हो वो राष्ट्र प्रेमी है, और धर्मनिरपेक्ष है कि किसी भी संप्रदाय और इससे अलग हट करके सबका एक ही उसमें संपूर्ण एक उद्देश्य के साथ में जो नागरिक आता है वो धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, जिसका किसी भी पंथ से निरपेक्ष यानी कि उससे कोई इंडिविजुअली किसी के साथ में ऐसा कोई मोह नहीं हो, हम उसको हम निरपेक्ष की तरह मान करके चलते हैं। तो ये निरपेक्ष कांग्रेस से बात की जाती है तो निरपेक्षता के एक अलग अंदाज में पेश किया जाता है। राष्ट्रवाद की जब बात आती है तो बीजेपी का राष्ट्रवाद एक अलग है। खैर ये बहस का विषय नहीं है क्योंकि समय का अभाव है, तो मैं उसको नहीं छूने की कोशिश करूंगा। आरसी चौधरी जी, अभी आपने सुना कि चेहरा कोई भी होगा वो राष्ट्र प्रेमी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन राष्ट्र प्रेम को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के कांग्रेस कई बार सवाल खड़ा कर चुकी है कि किस तरह का राष्ट्रवाद भी अपने आप में एक ऐसा विवादित मुद्दा बन गया है जिसको राजनीतिक दलों ने बना दिया है। राजनीतिक दलों ने कहां बना दिया योगेंद्र जी? इसमें आरएसएस जैसे आंखों से अंधी नाम ने इनशुक, ठीक है ना, तो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नाम से ही अपने आप को राष्ट्रभक्त कर दो। उसकी जो पहली जो उसका जो ध्वज है, जो उसकी प्रतिज्ञा है, वो प्रतिबद्धता जो है वो अपने एक धर्म के प्रति है। राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता तब आती है जब राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हो। हर किसी को इस मुल्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना धर्म अपने हिसाब से जीने के लिए देता है,
और हर संगठन, कोई भी संगठन अगर वो अपने धर्म की नुमाइंदगी करता है, धर्म के अगर हित के लिए कोई काम करता है तो उसको उस धर्म के लिए करने का उसको हक देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन धर्म के नाम पे किसी दूसरे को आइसोलेट करने का अधिकार नहीं देता। तो एक आदमी जो एक धर्म की नुमाइंदगी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की नुमाइंदगी नहीं करता, वो कैसे हो सकता है? एक आप हिंदू राष्ट्रवाद करना चाहते हो या एक इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बात करना चाहते हो? हिंदू राष्ट्रवाद हिंदू की बात करेगा। इंडिया का जो राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्र का जो वाद है, वो ये कहता है कि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही मेरा धर्म है। वो जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन जो मुझे कहता है कि जितना हक मुझे मेरे जीने का है उतना ही हक मैं दूसरे को दूं, जितनी मेरी निजता पे मुझे रखने का अधिकार है उतना ही मैं दूसरे को दूं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगा, तो धर्म तो आपके अंदर, पर्दे के अंदर बैठ के जो आप जो चीज करते हो, आपके जीने की जीवन की शैली है वो जिए। लेकिन हिंदू राष्ट्रवाद और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानने का जो वाद है, इस मुल्क के अंदर हर तरह के जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी आप उसी प्रेम से देखें, उतना ही जीने का हक दें, उतना ही उनकी निजता जो है वो उन्हें बनाए रखने का हक दें, तो हो सकती है। हम स्वयं राष्ट्र स्वयं सेवक संघ, कैसा राष्ट्र चाहते हो आप? भगवा राष्ट्र चाहते हो? हिंद राष्ट्र चाहते हो? हिंद राष्ट्र हिंदुस्तान कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान है जो, ये हिंदुस्तान बना कब? हिंदुस्तान तब बना। चलिए एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। आलोक जी, एक शब्द में मैं चाहूंगा कि राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्ष दो के बीच राष्ट्रपति का चुनाव फंसता नजर आएगा। आप लोगों के धर्मनिरपेक्ष से भी कुछ अलग अंदाज में उसे पेश किया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या आप? हाँ योगेंद्र जी, हाँ, धर्मनिरपेक्ष शब्द कहां है? भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान का अगर धर्मनिरपेक्षता शब्द आपको अच्छा नहीं लगता और आप उसको अगर आइसोलेट करना चाहते हो तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें तो बहुत अच्छा लगता है धर्मनिरपेक्षता, हम तो चाहते भी। मतलब जिसको भी नहीं अच्छा लगता, इस संविधान का पहला चीज है कि जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कोई भी अगर भारत की पहचान किसी अगर विश्व में कहीं पे होगी तो सबसे पहले क्या होगा? वो धर्मनिरपेक्ष है। वो सब धर्मों को समान रूप से जीने की इजाजत देता है। वहां पे हर धर्म का आदमी सहज रूप से रह सकता है। हम पाकिस्तान के लिए तो नहीं कह सकते, हम बांग्लादेश के लिए तो नहीं कह सकते। चलिए आलोक जी, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आखिरी सवाल मेरे आपसे है। शब्द आपको इतना अच्छा लगता जी, इतनी देर से कह रहे हैं, पर एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि पता आज मुझे ये लगा था कि बहस से पहले कि कम से कम इतने ऐसे विषय पे बहस है कि इसमें है ना छीटा कच्ची वाली बातें नहीं आएंगी। जी हो गई तो राष्ट्रवाद पे कहा, लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि ये क्या, ये इनकी नीति नहीं ना। आप देखिए ना, इन्हीं के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने हमारे देश के सेना अध्यक्ष के प्रति किस तरह का शब्द छोड़िए, अब उसमें अपन उस मुद्दे पे आ जाइए। इस मुद्दे पे बता रहा हूं जो नीति है इसको लेके राष्ट्र सबसे पहले है राष्ट्रपति का चुनाव। सेना की आड़ पे सेना को धर्मनिरपेक्ष झंडे के सामने पार्टी ने आपको तो शर्मसार होना चाहिए, शर्मसार होना चाहिए। उस देश के सैनिक को जो शर्म की रक्षा करना है उसको आप धंधे आप बात करते हो, दूसरे लोगों को होना चाहिए। आप उस बात को कहते हो, आप सिखाओगे, आप जनता को बताए किसको होना चाहिए? आप किस रास्ते ऐसे करने कुछ नहीं होगा। ये क्या दिखाएगी? आप जीने का रास्ता हमें नहीं बताएंगे। जनता बताइए। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय हो चुका है, समय हो चुका है, समय हो चुका है। जनता बताएगी? अच्छा जनता को भी चिल्ला रहे, जनता को भी चिल्ला रहे, क्या जनता बताएगी? जनता की बात नहीं करती, तुम तो चंद लोगों की बात कीजिए, एक धर्म की बात कीजिए। आप तो जनता की बात, जनता क्या है आपके लिए? आपकी जनता क्या है आपके लिए? आपके लिए तो जो सेफ्रॉन है वो आपका लिए जनता, बाकी तो आपके लिए क्या है? चलो मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, समय का अभाव है। मुद्दा बड़ा गंभीर, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए प्रत्याशी कौन होगा? जैसे मैंने कहा कि ये तस्वीर ही अगर सहमति बनी नहीं तो ऐसी दिखाई देगी, एक कथित राष्ट्रवाद और दूसरा कथित धर्मनिरपेक्षवाद। डेफिनेशन जो हमारे भारतीय संविधान में जो दी गई है, अगर उसके हिसाब से चलें तो मुझे लगता है कि हम शपथ भी उसी की लेते हैं जब चुने प्रतिनिधि किसी संवैधानिक पद पे जाते हैं। लेकिन ये एक अलग आइडियोलॉजी तैयार की जा रही है कि किस तरह का आज बड़ा कंफ्यूजन है राजनीतिक दलों के सामने भी कि कौन धर्मनिरपेक्ष होगा, कौन सा राष्ट्रवाद की बात की जा रही है। और यही कहीं बात अगर सामने आएगी, उलझन होगी, तो यही एक बड़ी होगी चीज है कि धर्मनिरपेक्ष कौन सा चेहरा होगा, राष्ट्रवाद का चेहरा कौन सा है। और यही मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती है। अब इसे कैसे फ्लोर मैनेजमेंट के जरिए इसे दूर करेंगे, उसे पार कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और पहली मीटिंग जो शुक्रवार को सोनिया गांधी के साथ में होगी, उसके पत्ते बैठक के बाद ही सामने आएंगे कि किस तरह की स्थिति है। लेकिन फिलहाल यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद जिसके लिए आम सहमति बनती है तो बहुत अच्छा होगा और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा दूसरे
मुल्कों के सामने कि हिंदुस्तान में राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा कैसी भी हो, लेकिन जब सर्वोच्च पद की बात होती है तो एकजुट भी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।